मास स्पेक्ट्रोमेट्री का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स की मास यानी एटॉमिक मास को हम जज कर सकते हैं। यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मास और चार्ज की रेशियो पे फोकस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि किस तरह से रिलेटिव एबिंडेंस देखी जा सकती है, कौन से रेडियो आइसोटोप्स ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से एनवायरमेंट में कम पाए जाते हैं, है ना। आइसोटोप्स का मतलब आप समझते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होता है, और साथ में देखते हैं उनके एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन उनके एटॉमिक मास कैसे जज किए जाते हैं, कैसे पता चलता है हमें कि किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास क्या है, ये सभी चर्चा जो होती है वो जुड़ी है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में, और साथ ही जो भी अलग अलग कंपोनेंट हैं उनके सरफेस नॉलेज को हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके मेन कॉन्सेप्ट, उनके मेन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं वो आईसीएआर के एग्जामिनेशन पे फोकस कर रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लेट मी टेल यू, दिवाकर खत्री, और मैं इस वीडियो से पहले भी एग्रोकेमिकल से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। ये जो टॉपिक है एग्रोकेमिकल्स के अंदर हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स के डिटर्मिनेशन से जुड़ा है। वहाँ हम अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को समझते हैं, उन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के अंदर हमारे को समझना होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। तो उस मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप किसी और भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कहें कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, या किसी भी अदर स्ट्रीम के हैं, तब भी मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो भी जुड़ी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको इस वीडियो से जरूर जानने को मिलेंगी, और फॉर श्योर सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो से पहले की वीडियोस की तरह मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं, उन्हें आप जज करें, उन्हें समझने की कोशिश करें और उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। और हेलो दोस्त, जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम दिवाकर खत्री है। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहली बात कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं, है ना। तो उसका है क्या मतलब कि एनालिटिकल टेक्निक, ये ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, तो मास टू चार्ज रेशियो ऑफ अ सैंपल। किसके ऊपर बेस्ड है, मास अपॉन चार्ज का रेशियो। क्या समझते हैं आप, मतलब मास मतलब एटॉमिक मास कहा जा सकता है, एटॉमिक मास, राइट। अगर मैं कहूँ आपको जैसे कि क्लोरीन 37, हाँ, और क्लोरीन 35, इस तरह से दो हमारे पास अगर आइसोटोप्स हैं तो उनके अंदर ये ऊपर जो हम वैल्यू मेंशन करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कह देते हैं, जिसमें प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं मास टू चार्ज रेशियो, उनके ऊपर चार्ज कैसा है ना। हम अभी डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस देखेंगे, है ना, उसके ऊपर चार्ज +1 है, +2 है। तो मास अपॉन चार्ज का जो रेशियो है उसको जज करते हुए जो टेक्निक काम में ली जा रही है उसको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कह रहे हैं। टू मेजर इट अ सैंपल हैज टू बी आयोनाइज्ड इनटू अ गैसियस फॉर्म। अभी हम देखेंगे कि इसके क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उस दौरान आपको समझ में आएगा कि जो भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखेंगे उसके अंदर सैंपल को पहले किसमें बदलना पड़ता है, आयन की फॉर्म में बदलना पड़ता है ना। और आयन में बदलने के लिए उसे गैसियस फॉर्म में बदलना पड़ता है। आयन की फॉर्म में बदलना पड़ता है, मेरे शब्दों को पकड़िएगा, क्योंकि अभी हम समझेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन है, उसे आयंस में बदलना है। तो मैंने क्या बताया आपको, पहला स्टेप क्या हम कह सकते हैं, आयोनाइजेशन कहा जा सकता है उसे, कि आयोनाइजेशन यानी आयंस में बदलना जो हमारा सैंपल है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। देन इट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ मास एनालाइजर व्हिच इज मेजर टू द मास टू चार्ज रेशियो, है ना। इसका मतलब ये इस तरह से समझिए आप कि हम कह रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है आयन का सोर्स, यानी जो भी हमारे पास सैंपल है उसे आयन में बदलो। आयन में बदलने के बाद उसे हम मास एनालाइजर में भेजेंगे जो कि मास अपॉन चार्ज का रेशियो निकाल कर देगा। और ये जो स्पेसिफिक रेशियो है इसके साथ ही साथ नंबर ऑफ आयंस को जज करना, कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, इस मास टू चार्ज रेशियो के स्पेक्ट्रम बनाना, इसके हम कह सकते हैं ग्राफ्स क्रिएट करना, ये सारे काम हम देख सकते हैं किसमें देखे जा सकते हैं, वो डिटेक्टर पे किए जा सकते हैं। तो तीन अलग अलग मेन कंपोनेंट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। इन तीन अलग अलग कंपोनेंट के वेरियस टाइप्स हैं कि भाई आयंस में बदलना है, यानी आपको आयोनाइजेशन करवाना है, जो कि मैं पहला स्टेप कह रहा हूँ आपको, आयोनाइजेशन करवाना है, तो उसके भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ आप देख सकते हैं टेक्निक्स यूज होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है, इसके अंदर केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक है, ESI जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक है, और वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक इसके अंदर देखी जाती हैं। तो कौन कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट
टेक्निक्स हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगी। साथ ही मास एनालाइजर, जैसा कि आपको समझ में आया, मास अपॉन चार्ज, अभी तो सिर्फ आयंस में बदला, आयन बदलने के बाद उसको कहाँ भेजा जाएगा, मास एनालाइजर में भेजा जाएगा, तो एम अपॉन जेड का रेशो जज कर सकता है। तो उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो उन टेक्निक्स को हम कुछ जज करने चाहेंगे, उनके बारे में कुछ बातें समझेंगे, और एट द एंड हम देखेंगे कि जो डिटेक्टर होता है वो किस तरह से काम करते हैं। राइट, तो आपने अभी तक इस तरह से तीन मेन कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के तीन मेन कंपोनेंट है, आयन सोर्स, दूसरा मास एनालाइजर और तीसरा है आयन डिटेक्टर। मैं आपको ये इतने सारे नाम क्यों दिखा रहा हूँ, ये नाम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है कि बताओ क्वाड्रुपोल क्या है। क्वाड्रुपोल क्या है, तो आप समझिए कि क्वाड्रुपोल एक तरह का मास एनालाइजर है। आपसे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन या इलेक्ट्रोस्प्रे टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के आयनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये कहने का मतलब इस तरह के जो डायग्राम्स, इस तरह के जो आपको चार्ट्स रखे गए हैं, ये आपको नोटिस करने हैं, फोकस करना है कि इनके आप नाम एटलीस्ट याद रख सके, क्योंकि आईसीआर एग्जामिनेशन के अंदर हम जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे तो वहाँ आपको ऐसे सवाल दिखेंगे तो सीधे सीधे पूछे गए हैं कि कौन क्या चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ बातें समझ में आती हैं रिलेटेड टू द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। राइट, और जैसा कि आपने जाना कि ये क्या है, एक एसेंशियल टेक्निक है जो कि वेइंग यानी मॉलिक्यूलर मास नापती है। मान लेते हैं 12, अगर हम कहें किसी का मॉलिक्यूलर वेट 12 है, जैसे कार्बन की अगर हम बात करें, उसका एटॉमिक वेट अगर हम कह रहे हैं 12 है, तो उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना। कोई एलिमेंट है जिसका अगर 14 है ना, तो भार नापना ही क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और अभी आपने जैसा कि समझा कि सबसे पहले हमें सैंपल को क्या करना होगा, आयोनाइजेशन, आयोनाइज करना होगा। ये आयन हुए जो आयोनाइज्ड होंगे उनको ही हम आगे अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए मास अपॉन चार्ज रेशियो के रूप में समझेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत की जाए, है ना। अच्छा, आपको ये भी समझ आ गया कि जो भी हमारे पास रिजल्ट्स मिलेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ग्राफ के फॉर्म में होंगे, यानी मास अपॉन चार्ज को हम रिलेटिव इंटेंसिटी या रिलेटिव एबिंडेंस के साथ रिलेट किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटॉप्स दिखा रखे हैं, ऑक्सीजन 18 सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, तो ऑक्सीजन 18 का हम देख सकते हैं ग्राफ सबसे ज्यादा आता है। और वहीं अगर हम कहें मास अपॉन चार्ज रेशियो 20 और इन सबके क्या है, रिलेटिवली कम है। तो रिलेटिव इंटेंसिटी एनवायरमेंट में, या हम कहें कि जो सैंपल है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, तो हमने सैंपल डाला है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि उस चीज को हम रिलेट करते हैं रिलेटिव एबिंडेंस और साथ में मास टू चार्ज रेशियो के साथ। तो इस तरह से हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के कुछ बेसिक्स जान लिए हैं। ये आपने अच्छे से जान लिया है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के तीन कंपोनेंट हैं, आयन सोर्स, है ना, आयोनाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं, एक है मास एनालाइजर, तीसरा है डिटेक्टर। प्रिंसिपल आप अभी मुझे पॉज करके रीड कर सकते हैं, है ना। क्या कहता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहता है कि बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जनरली हम यहाँ जो आयन आयनाइजेशन में आयन डेवलप होते हुए देखेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए, एंड द डिटेक्शन इज रिलेटेड टू द मास अपॉन चार्ज रेशियो। मतलब आप जो अभी टेक्निक बता रहे हैं उसके अंदर आपको इस्तेमाल क्या करना है, मास टू चार्ज, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए जो आयंस आगे आप भेजेंगे उनके पाथ के अंदर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं जिनके अंदर आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए मास टू चार्ज रेशियो को जज करेंगे, तो वही क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो मेन आपको प्रिंसिपल के अंदर यही बात बताई गई कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेज और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है इस वीडियो का वो क्या हो सकता है, आयन सोर्सेज। आपको आयनाइजेशन करवाना है, जो कि आपने जाना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला चरण, यानी आयनाइजेशन करवाना है, तो उसमें सबसे पहली बात उसके अंदर 5 क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। हाँ, होने कहने को आपके पास और भी डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे आयनाइजेशन के, है ना, लेकिन हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली जो पॉपुलर हैं आयनाइजेशन के सोर्स उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला आता है इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे हम, इलेक्ट्रो, क्या है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन। दूसरा है केमिकल आयनाइजेशन। तीसरा है एपीसीआई, फुल फॉर्म अभी याद करने की कोशिश करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और केमिकल आयनाइजेशन जुड़ा हुआ है ना। ऊपर जो हमने पढ़ा केमिकल आयनाइजेशन, उसके दोनों को जोड़ के बताया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केमिकल आयनाइजेशन। साथ में एक है माल्डी, माल्डी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, यह मैट्रिक असिस्टेड लेजर रिजॉर्प्शन आयनाइजेशन। मैट्रिक्स असिस्टेड, मैट्रिक्स क्या होता है, एक सब्सटेंस है जिसका भी बात करेंगे, अगर सलाइन फॉर्म जो होगी उसे मैट्रिक्स कह रहे हैं। उस मैट्रिक्स में अंदर जोड़ा है हमने लेजर को, लेजर छोड़ी जाएगी, तो लेजर के साथ असिस्ट करते हुए आयनाइजेशन करवाएंगे। और साथ में हम पांचवा पॉइंट देखेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। मैं कोशिश करता हूँ इनको साथ में हम एक साथ कवर कर लें, है ना, फर्स्ट एंड फिफ्थ को, ताकि क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन में क्या फर्क है, अभी हम इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात,
इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन। बेसिक और सरफेस की ही नॉलेज हम कवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत डेप्थ में ऐसी बातें जान रहे हैं जो आपके काम की ही ना हो। स्पेसिफिकली जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, आईसीआर के एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के इर्द गिर्द हम घूमने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा डाइवर्ट, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ मैं किसी भी टॉपिक पे, है ना। तो सरफेस की एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन के अंदर कि जो हमारे पास सैंपल होता है ना, उसे हम हाई वोल्टेज के ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं वो क्या होता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कोन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर आता है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हमारा जो सैंपल है उसको स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे उसको स्प्रे किया जाता है, तो वो इस तरह से हम देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वीडियो आपके सामने आ सके। वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी हमारे पास सैंपल है वो एक कोन बनाते हुए और फिर एट द एंड एक बबल्स, या हम कह सकते हैं कि इस तरह से ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर आता है, एरोसोल की फॉर्म में बाहर आते हैं ये सैंपल जो है क्या है, इसके अंदर सॉल्वेंट भी है ना। जैसे कि प्लस 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 आयंस दिख रहे हैं। जो हमारा टारगेट है, मेन हमारा फोकस जो है आयंस के ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे अंदर जो बैठे आयंस हैं उसके चारों तरफ क्या है, सॉल्वेंट्स है ना। सॉल्वेंट जिस भी हम चीज के अंदर हमने घोल के उसे भेजा है वो सॉल्वेंट है। तो हमारी कोशिश है कि ये इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़े कि इसमें इतना इवेपोरेशन हो। इवेपोरेशन के कारण ये हमारे जो हम बबल्स देख रहे हैं, जो ड्रॉप्स देख रहे हैं, उसका साइज रिड्यूस होता जाए, वो छोटे होते जाए, है ना। और ये सॉल्वेंट क्या होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। और जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो चुका होगा, वो अलग हो चुका होगा, तो सिर्फ बचेगा कौन, तो बचेंगे सिर्फ हमारे आयंस बचेंगे। कौन बचते हैं, सिर्फ हमारे आयंस बचते हैं। और उन आयंस को हम बाद में अलग अलग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इतना हाई वोल्टेज आप दे रहे हैं सैंपल को कि वो एक स्प्रे के फॉर्म में बाहर आ रहा है, और वो स्प्रे की जो छोटी छोटी बूंदे हैं उसको भी हम इवेपोरेट करवा दे रहे हैं। और इवेपोरेट करवाने से होगा क्या, हमारे सिर्फ आयंस बचे रहेंगे। और उस आयंस के बचे रहने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन कह रहे हैं, है ना। तो a technique that produces ions in solution often used for analyzing large and complex biomolecules like protein and peptides। तो ठीक है बात, लेकिन मेन मैकेनिज्म मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ पाए। एक एनिमेशन के साथ अगर आप इसे समझना पाए ना, जो आप मैं कह रहा हूँ वीडियो अगर आपको मैंने दिखाया होगा वीडियो एडिटिंग के जरिए, या नहीं दिखाया हो तो आप इस मुझे स्क्रीनशॉट लेके इस लिंक को कॉपी करिएगा और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर और बेहतर रूप से आपको इन्फॉर्मेशन विजुअलाइज हो पाएगी, देख पाएंगे आप उसे, है ना। यहाँ है क्या, ड्रॉपलेट्स को हम आगे से आगे इवेपोरेशन के थ्रू छोटा 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 करते हुए हम क्या बन रहे हैं, वो आयंस में बदल रहे हैं, राइट। देखो मैंने आपको क्या बताया, इसका सिर्फ एक मतलब ही तो बताया कि इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन का मतलब बताया। अब इसके अंदर मैं और घुसूंगी कैसे इवेपोरेशन, कैसे वोल्टेज, फिजिक्स में घुस जाऊं तो वो हमारे लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा। हम अभी कोशिश कर रहे हैं उतना जान पाए जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, बेसिक फंडा हमारे पास प्रिंसिपल हो। हम मैं कोशिश कर रहा हूँ हमें एबीसीडी पता हो इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। हमें एबीसीडी ही नहीं पता तो हम एग्जाम में इस तरह के सवाल नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट एबीसीडी तो पता हो। अब बाकी और एडवांस अगर पढ़ना चाहते हो, आप किसी और अदर स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, तो मैं ऑफकोर्स नीचे पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ हर वीडियो के नीचे। तो उन पीडीएफ को आप पढ़िएगा। उन पीडीएफ में आपको समझ आएगा कि इन्फॉर्मेशन डेप्थ में दी गई है, तो आप उसे अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। या अदर सोर्सेज से कंज्यूम कर सकते हैं, बुक से डेप्थ में पढ़ सकते हैं। हम अभी फोकस कर रहे हैं हमारे आईसीएआर के एग्जामिनेशन के, क्योंकि हम एज एन एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स को आईसीआर के जेआरएफ एसआरएफ एग्जामिनेशन में इस तरह के टॉपिक को पढ़ना होता है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करते हैं। तो आपने ये बात समझ गई कि इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन क्या है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ये क्या बात है। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन ये क्या चीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ इम्पैक्ट डालना है और उससे आयोनाइजेशन करवाना है। वाह भाई वाह, क्या बात है, यही तो करना है ना। इसका मतलब जैसे कि मान लो ये एक चैम्बर आपको रिप्रेजेंट किया गया है ना। यहाँ से हम देखते हैं सॉल्वेंट बाहर आया, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो बाहर आया, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है, सॉल्वेंट भी है, हमारा मेन एनालाइट या आयंस है जिनको हमें अलग करना है, आयोनाइजेशन करवाना है ना। तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऐसा मान लो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मेरी राइटिंग ऐसी ही है, माफ करिएगा, है ना। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर हम ये देख सकते हैं, जो आपको ऊपर दिख रहा है ये एक फिलामेंट है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। क्या बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराएंगे। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर तो हमें पता है कि आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, है ना। हमारा जो फिलामेंट से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इधर इस मॉलिक्यूल के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको उन पर इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें।
है ना, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो है अब बदल जाएगा किसमें, आयंस में बदल जाएगा, और आयन में बदल जाने से हमारा काम हो जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इस आयन को भी हमें सेपरेट करना होगा। इस आयन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो उसकी भी बात हमें समझ में आनी चाहिए। उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ हमने एक रिपेलर का इस्तेमाल किया है। क्या है ये, रिपेलर, यानी जो रिपेल कर सकता है। अब ये रिपेल तो तभी करेगा ना दोस्त जब इसके पास खुद के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज हो। लेट से अगर ये जो एनर्जी छोड़ रहा है वो पॉजिटिव फॉर्म में है ना, हमारा जो आयन अभी बना था वो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला था तो पॉजिटिव आयन बनेगा, है ना। तो ये जो अगर हम कह रहे हैं इस पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगा, तो रिपेल करते हुए उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की टेक्निक जिसमें हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन देख रहे हैं, उसके अंदर हमें करना क्या है, हमें एक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को किसमें बदल देंगे, बोलिए, हम कह सकते हैं आयन्स में बदल देंगे, और जिसे हम अलग कर सकते हैं। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, एक एनिमेशन से समझ सकते हैं। जो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर को मैं अगर चलता हुआ दिखाऊं आपको, तो ये एनिमेट हो जाएगी, है ना। एनिमेशन के साथ आप देखेंगे तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ और बेहतर रूप में समझ आएगी। और ये जो वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उसका लिंक भी आपके सामने नजर आ ही रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक और चला के दिखाता हूँ, दिस विल बी अ हेल्पफुल सजेशन फॉर यू। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक चैम्बर है जिसके अंदर सैंपल इनलेट दिखा है, यहाँ से हमारा सैंपल इनलेट किया जाएगा। अब ये जो सैंपल नेट से बाहर आया, आजा भाई हम वेट कर रहे हैं, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सैंपल जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में बाहर आया, है ना। और ऊपर हमने कहा फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आएंगे। ये क्या था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। ऊपर क्या है, फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। इतना हाई वोल्टेज होगा इस फिलामेंट से कि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने लगेगा। फिलामेंट हो सकता है टंगस्टन का हो या ऐसी मेटल का हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सके। तो ये इलेक्ट्रॉन छूटने से न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारा कैसे बदल गया, आयन में बदल गया, है ना। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रैप कर लिए गए ट्रैप इलेक्ट्रोड के थ्रू। अब ये जो आयन है इसको हम रिपेलर की मदद से क्या कर सकते हैं, रवाना कर सकते हैं। चल भाई अपनी जगह जा, यानी जहां हम तुझे चाहते हैं उस जगह पहुंच जा, है ना। क्योंकि हमारा आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हमें इसे मास एनालाइजर में भेजना होगा, है ना। तो ये रिपेलर क्या करेगा, पॉजिटिव हम देख सकते हैं आयंस छोड़ सकता है, या इस तरह के रेडिएशन छोड़ेगा जो कि इसको रिपेल करेगा, राइट। अब ये बंधु कहाँ चल पड़ेगा हमारा, अपने रास्ते पर जो यहाँ हम जिसे चाहते हैं। तो एक एनिमेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, है ना। ऑफकोर्स ये एनिमेशन मैंने नहीं बनाया है, लेकिन जिन्होंने बनाया है उनको बहुत बड़ा थैंक्स है हमारी तरफ से। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ यहाँ आपके सामने मेंशन कर ही रहा हूँ, है ना। पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है, हम तो बस थोड़ा हेल्प लेके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन जो है ना, इसे हार्ड टेक्निक कहते हैं दोस्त, ये इंपॉर्टेंट बात है। जरा गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसे हम हार्ड टेक्निक कहते हैं, हार्ड आयनाइजेशन कहा जाता है। तो इजी क्या था, इजी नहीं, हार्ड का मतलब, और यहाँ हम देखते हैं सॉफ्ट आयनाइजेशन, दो टर्म्स यूज करते हैं हम, है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये दो चीजें। एक हम टर्म यूज करते हैं हार्ड आयनाइजेशन, और हम दूसरी तरफ टर्म यूज करते हैं सॉफ्ट आयनाइजेशन। तो हार्ड आयनाइजेशन का मतलब ये हुआ जब हम अपने जो भी सैंपल है उसको बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट में तोड़ सकते हैं, मतलब हाईली उसको फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, हाईली फ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है उसका। और जब बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता, हाई फ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है, ऐसा मान लो हाई फ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है, तो वो एक हार्ड टेक्निक है जिसके अंदर हमने नाम अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। याद रखना ये एकमात्र ऐसी टेक्निक के अंदर आएगा लिखा हुआ कि हार्ड टेक्निक कौन सी है, तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन पूछा गया है दोस्तों, इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं वही चीजों पर फोकस कर रहा हूँ जो आपको समझ में आनी चाहिए और इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या है, हार्ड आयोनाइजेशन है। जबकि मैं कहूँ सॉफ्ट आयोनाइजेशन क्या है, तो सॉफ्ट आयोनाइजेशन में कई तरीके हैं। जैसे आपने समझा इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन था, है ना। और मैं आपको केमिकल आयोनाइजेशन बताऊंगा, मैं अभी आपको कुछ देर में कुछ और टाइप ऑफ आयोनाइजेशन बताऊंगा। तो ये सारी आयोनाइजेशन क्या है, सॉफ्ट आयनाइजेशन है। जबकि अभी हमने कुछ देर पहले जो जाना, यानी ये इम्पैक्ट जिसका इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ये बहुत हार्ड फ्रेगमेंटेशन, मतलब काफी सारे फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स कर सकता है हमारे मॉलिक्यूल के, हाई रेजोल्यूशन मिल सकता है इससे। तो ये तरीका जो है वो हार्ड आयनाइजेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो आपने बात समझ में आ गई आपको कि हाई रेजोल्यूशन या हाई फ्रेगमेंटेशन के लिए जो टेक्निक काम में ले रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन है। जबकि जो बाद में पढ़ेंगे वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे सॉफ्ट आयनाइजेशन, जो हमने एक पढ़ ली और भी कुछ अभी पढ़ लेंगे, है ना। अब देखो इम्पैक्ट आयनाइजेशन के अंदर एक बात ये भी याद रखेंगे कि आयनाइजेशन मेथड वेयर द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, कितनी एनर्जी, तो हम मुझे लगता है यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रखा जा सकता है। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जब दी जाती है तो
मुझे लगता है कि यहाँ बॉन्ड्स टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, है ना, तो ये आयंस में बदल जाते हैं। तो ये मुझे याद रह गया, कहीं मैंने पढ़ा था, तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज की जाती है, तो उसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया और टेक्निक, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन, और एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन। क्या चीजें समझ आ रही हैं? ऑफकोर्स ये वीडियो लेंथी होगा और हर एक इंसान मुझे लगता है इसे कंज्यूम करना नहीं चाहेगा, हाँ, उसको लगेगा कि ठीक है यार, इससे अच्छा तो क्वेश्चन छोड़ ही देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि, जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन एबीसीडी को भी अगर हम ग्रैब ना कर पाए तो मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास एबीसीडी तो पता होनी चाहिए हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, तो उसके अंदर ही अब हम मार्क को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। एक और आयनाइजेशन का टाइप जिसे हम कहते हैं एपीसीआई, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए आप केमिकल आयनाइजेशन जोड़ देंगे। लेकिन सवाल तो पहले ये उठता है कि केमिकल आयनाइजेशन है क्या, केमिकल आयोनाइजेशन है क्या, तो उसकी बात भी तो पता होना चाहिए। तो केमिकल आयोनाइजेशन का मतलब पहले ये समझते हैं हम कि अगर हमारे पास जो भी एनालाइट है या जो भी हमारा मेन सैंपल है उसको किसी एक केमिकल के साथ रिएक्ट कराना, H3O माइनस, है ना, जैसे ये एक आयनिक स्पीसीज हो गई, ये हमारा एक तरह का केमिकल हो गया। केमिकल का मतलब क्या है, इसी तरह की कोई आयनिक स्पीसीज से हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं। वहां तो इलेक्ट्रॉन से टक्कर करवा रहे थे, नहीं, अभी हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मान लो कि एक आयनिक स्पीसीज से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो एक चीज तो हमारी न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन मेन जो हमारा एनालाइट था वो क्या हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह की सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है जिसके अंदर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा हाई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, तो इसे आप कहते हैं, है ना, इसमें लेस फ्रेगमेंटेशन ही हो पाता है, तो इस चीज को आप बोलते हैं केमिकल आयोनाइजेशन। समझ में आया कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए आयोनाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा मान लो। अब जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है तब इसे आप क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन। मतलब यहाँ से जो आप प्रेशर देंगे इस टेक्निक के अंदर वो कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। और है क्या, दिस मेथड ऑपरेट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इज सूटेबल फॉर आयनाइजिंग अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड, है ना, इंक्लूडिंग नॉन पोलर वंस। नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए भी काम में लिया जाता है। और क्या है, एक बात ये याद रखिए, मुझे पता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एपीसीआई जो है वो दो चीजों का सम बोला जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन जो हमने पढ़ा उसके साथ अगर हम केमिकल आयनाइजेशन को जोड़ दें तो उसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आयनाइजेशन कहा जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ ही बातें हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या आप उसे पकड़ पा रहे हैं? कॉपी में लिखते चलिएगा कि इट इज अ सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन, इट इज अ सम ऑफ ईएसआई एंड सीआई, केमिकल आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन का सम बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ एक कोरोना डिस्चार्ज का काम में लेते हैं जो हाई वोल्टेज देता है तो आयनाइजेशन हो पाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ देख सकते हैं आप केमिकल्स, हो सकता है आपको तस्वीर साफ नजर ना आ रही हो, इसे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखो, यहाँ कई सारे केमिकल्स जो दिखा रखे हैं, नाइट्रोजन है, आयंस में बदल रहा है, नाइट्रोजन H2O के साथ रिएक्ट करके H2O को एक डिफरेंट आयन में बदल दे रहा है, वो आयन मेन हमारे एनोलाइट के साथ रिएक्ट करके उसे भी एक आयन फॉर्म में बदल दे रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आयंस बन रहे हैं, कुल मिला के इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आयनाइजेशन कह रहे हैं। एक और मेथड और देख लेते हैं जिसे अपन कहते हैं मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन। कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो हमारा एनालाइट है, जो हमारा घोल है जिसका हमें टेस्ट करना है, जिसका जो सैंपल है हमारा, उसको हम किसी एक सब्सटेंस के साथ मिलाकर एक मैट्रिक्स में बदल देते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स मतलब एक तरह का ऐसा सब्सटेंस जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, है ना, एक खुद का एक अपना स्ट्रक्चर हो। अब उसके ऊपर हमें लेजर बीम छोड़नी है। क्या करनी है दोस्तों, लेजर बीम हमें छोड़नी है। लेजर बीम, लेजर का अपना एक मतलब होता है, कुछ लोगों की फुल फॉर्म सुनी तो होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सुनी तो होगी कभी, कि लाइट एम्प्लीकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इस तरह की फुल फॉर्म बता देते हैं। भाड़ में जाए सर, हमारे को नहीं जानने फुल फॉर्म। आप बस ये बताइए कि लेजर जब डालोगे तो होगा क्या। लेजर जब डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट होंगे और वो किस फॉर्म में बदल सकते हैं, आयंस के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यही है मैट्रिक्स असिस्टेड, मैट्रिक्स से जुड़ा है हमारा आयनाइजेशन, उसको मैट्रिक असिस्टेड डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन कहा गया है ना, डिसॉर्ब होना मतलब बाहर आना, या आयनाइजेशन उसे कहा जा सकता है। तो उसके बाद उसे काम भेज देंगे हम मास एनालाइजर में भेज देंगे। तो मैंने आपको ऐसा फील होगा खाली बस डेफिनेशन को ही थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, ये तो सर नाम से ही समझ आ रहा है कि मैट्रिक असिस्टेंट मतलब मैट्रिक्स को असिस्ट कर दिया लेजर के साथ, तो उसे बोल दिया। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ सरफेस की इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं, लेकिन हम ये माल्डी का नाम ही ना पता हो, है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है दोस्तों, माल्डी कहते हैं। माल्डी का मतलब समझे, मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। माल्डी का नाम ही नहीं सुना हमने, हमने यही नहीं पता कि किस लिए काम में लेते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये एबीसीडी तो पता हो हमें एटलीस्ट। ठीक है, अगर समझ गए हम, है ना, आप कहेंगे ठीक है सर, तो बार बार समझ गए, आप ये कहना चाहते हो कि
एटलीस्ट हमें सरफेस की नॉलेज तो हो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ताकि हमें एडवांस लेवल पे कभी पढ़ना हो तब हम और घुसेंगे और एफर्ट्स डालेंगे। तो ये अभी कुछ बातें समझ लेते हैं। हार्ड आयनाइजेशन और सॉफ्ट आयनाइजेशन में फर्क समझ आ गया आपको? ऐसे उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, है ना? जिसमें हम कह रहे थे कि बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन होते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं हाई फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। जबकि आप कहें कि कम फ्रेगमेंटेशन हो, लेस फ्रेगमेंटेशन हो, तो उस टेक्निक को क्या कहोगे आप? सॉफ्ट आयनाइजेशन। जैसे कि हमारा ईएसआई, जैसे कि हमारा केमिकल आयनाइजेशन, जैसे कि हमारा माल्डी, जैसे कि हमारा ये जो बम्बार्डिंग वाला था, है ना? फास्ट एटम बम्बार्डिंग वाला भी एक मेथड है आयनाइजेशन का। और एक है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, है ना? ये जो हम कहा था इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा है? हार्ड आयनाइजेशन। ये हार्ड टू इजी का एक फ्लो भी बताया गया है। आपको मेन बात ये याद रखनी है, हार्ड कौन है? आप कहेंगे सर मैं हार्ड हूँ, मैं लो पुरुष हूँ। अरे ठीक है भाई, पर्सनली नहीं लेना इन बातों में। अभी हम देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने एक आयनाइजेशन के बारे में समझ लिया। आप कहेंगे आधा घंटा आपने हमारा ले लिया और अब तक सिर्फ एक ही पार्ट बताया है, कि ये हमने सिर्फ अभी तक आयनाइजेशन ही पढ़ा है। हाँ यार, अभी तो हमें थोड़ा और जानना है मास एनालाइजर्स के बारे में, थोड़ा और जानना है डिटेक्टर्स के बारे में। थोड़ा ही बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा कंज्यूम कर लेना, मेरे साथ बने रहना। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की ये अगर एबीसीडी आप मुझसे अगर सुन के जाते हैं, या आप मुझे अपना वक्त दे रहे हैं, तो मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में जब आपको ये चीज़ एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो आप इस टॉपिक से सवाल ज़्यादा बेहतर रूप में सॉल्व कर पाएंगे, है ना? ठीक है, आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें मत करो, आगे बताओ, है ना? क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है, और चीज़ें आप कह रहे हो, बाकी चीज़ें हैं जानने वाली। चलो शुरू करते हैं अब मास एनालाइजर को। मास एनालाइजर का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि ये मास अपॉन चार्ज को हम देख सकते हैं, टारगेट करता है ना? इसमें सबसे पहली टेक्निक जो हम देख सकते हैं एनालाइजर की, वो है मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारे डेफिनेशन में ही नाम आ रहा था, कि जो हमारा सैंपल होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की हेल्प से एक मेन इंपॉर्टेंट पाथ के ऊपर रन करवाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है ना, इस जो हमारे सैंपल के आयंस हैं जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, जो अलग अलग मास और अपॉन चार्ज के रेशियोज रखते हैं, है ना? अगर मान लेते हैं हम कि एक ए है, एक बी है, हमारे पास दो अलग अलग कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ए और बी के अंदर जो हल्का होगा उसके ऊपर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स लाइटेस्ट आयन मोस्ट। तो सबसे हल्का है उसको मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा डायलेक्ट कर सकता है, वो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं अपने रास्ते से भटक सकता है। ये सारे लोग एक ही टाइम के साथ निकले थे, है ना? आयोनाइजेशन उनका सबका एक साथ हुआ है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे? डिफ्लेक्ट होंगे, है ना? तो जो हल्का होगा वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ऐसा मान लो आंधी तूफान आएगा, जो आपका हल्का दोस्त होगा वो सबसे ज्यादा हिलेगा डुलेगा ना, और जो मोटा कटा हट्टा कट्टा होगा वो कम हिलेगा। वही वाली बात है कि एक अगर हाथी है तो उसका पाथ जो है वो अलग होगा, लेकिन एक अगर एक चींटी है तो उसका पाथ अलग होगा। तो और जो स्पेसिफिक एम अपॉन जेड वाले होंगे, जो वो एक सीधी सही सटीक डायरेक्शन में सही दिशा में जा सकते हैं। तो यही है, मतलब हम कह सकते हैं मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर। यानी इसका मतलब ये समझे हम कि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर मोशन करवा रहे हैं, है ना? अब इसके अंदर कहने को हम अलग अलग बातें, इसकी फिजिक्स समझ सकते हैं कि भाई यहाँ मास अपॉन चार्ज रेशियो है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियस और वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट, है ना? अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, है ना, और अगर मैं वोल्टेज जो अप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक वोल्टेज वो कांस्टेंट कर दूं, तो सबका एक कर्वेचर, सबकी एक रेडियस जो है, इसकी मोशन की जो रेडियस है ना, इसकी जो पाथ की रेडियस है वो एक अलग होगी, है ना? तो ये बातें हैं। इसके अंदर और गहराई में घुसे तो मोमेंटम का आप बारे में समझेंगे कि मोमेंटम सबका अलग होता है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम, बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम डिफरेंट पाथ को ऑब्जर्व करते हुए अलग अलग हम देख सकते हैं, जो जिसका पाथ बनेगा एक स्पेसिफिक एम अपॉन जेड को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है हमारी सबसे पहली टेक्निक जिसको हमने समझा, मास एनालाइजर की टेक्निक। एक जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ बताया था, है ना? आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? उड़ान का समय, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो हमने आयंस छोड़े, अभी यहाँ हम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे, है ना? यहाँ हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कोई एक आयन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना वक्त ले रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसे, है ना? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? तो अगर इस तरह की फिनोमेना काम में लेने, जहां हमें डिस्टेंस तो पता है कि भाई हम कितना दौड़ाएंगे, ये बात हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, और कितना किसी एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लग रहा है, ये अगर हम जज कर लें तो वो क्या है?
टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह से काम मिले, इसको हम कोलैबोरेट कर सकते हैं वापस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। ये स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर आपस में फ्यूज हुई हुई हैं, जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो मोटू होगा, जो हट्टा कट्टा होगा, वो थोड़ा धीमे आएगा, और जो हल्का होगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये जो चीज़ है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर बताई जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसके अंदर हम कह रहे हैं कि हैवी आयंस ऑफ द सेम चार्ज रीच लोअर स्पीड्स, है ना। तो कहने का मतलब एक आपने बात करनी है मास के ऊपर, तो दूसरी तरफ चार्ज के ऊपर भी, है ना। अगर हम कहें हल्के हल्के दो सेम साइज के अगर हैं, मतलब अगर हम कहें कि साइज अगर सेम है, तो चार्ज के ऊपर बात आ जाएगी। जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो तेज भागेगा। आप कहेंगे चार्ज भी सेम हो जाए तब क्या होगा, तब दोनों सेम सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे, यही होगा, है ना। तो फिर मास अपॉन चार्ज का फिर क्या होगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल के दो आयन हो गए, ऐसे हो जाएगी बात, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी भी है कि इफ अप्लाइड करंट इज सेम देन द लाइटर मॉलिक्यूल विल पास फास्टर, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो सकती है। वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। इनका इस्तेमाल करते हुए ही हम यहाँ इस तरह की कैलकुलेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर देख पाते हैं कि जो भी हमारी एनर्जी दे रहे हैं हम, वो काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। अब वो जो क्यू एंड वी यानी वोल्टेज है, वी यहाँ वोल्टेज है, चार्ज इंटू वोल्टेज जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर में बदल रहा है, और चार्ज को हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, यहाँ हम डिस्टेंस अपॉन टाइम को एल अपॉन टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से देखोगे तो मास अपॉन चार्ज का एक क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है, जो कि हम कह सकते हैं टू वोल्टेज इंटू टाइम का स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर, यानी कितनी डिस्टेंस उन्होंने तय करी। तो ये क्या फॉर्मूला याद रखना है हमें दिवाकर, नहीं याद रखना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से मिल क्या रहा है हमें, एम अपॉन जेड मिल रहा है ना, तो अलग अलग आयंस का एम अपॉन जेड अलग अलग मिल सकता है। तो यही है मास एनालाइजर, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड है। आगे बात समझ, ये एग्जाम में आया हुआ है। आप देखिएगा ICAR के एग्जाम में ये पूछा है कि क्वाड्रुपोल क्या है, दैट्स इट, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि क्वाड्रुपोल क्या है। अगर आपने इस वीडियो को कंज्यूम किया है, क्या आप या किसी भी और मास के रूप में अगर आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री की ABCD अगर जानी है ना, तो आपको ये बात पता होगी क्वाड्रुपोल क्या है। अरे मास एनालाइजर है भाई, मास एनालाइजर है ना। आप, मैं कह रहा हूँ बार बार इस चार्ट को थोड़ा फोकस में रखिएगा, मैंने इसलिए इसे बार बार मेंशन कर रहा हूँ। क्वाड्रुपोल क्या है, एक तरह का मास एनालाइजर है। FT ICR, ICAR नहीं है, FT ICRMS, ये क्या है ना। ऑर्बिट ट्रैप क्या है, ऑर्बिट ट्रैप क्या है, ये सारे क्या है, मास एनालाइजर है। ये सारे लोग क्या है, आयन सोर्सेस हैं। इनके बारे में कुछ 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 पता होता है तो शायद हम इसकी कैटेगरी याद रख पाए। हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता तो याद रखना मुश्किल हो जाता है कि आयन सोर्स था क्या। इसलिए मैं आपको कुछ सरफेस की नॉलेज दे रहा हूँ। आप कहेंगे ठीक है दिवाकर दो ना सरफेस की नॉलेज, बार बार इस बात पे क्यों आ जाते हो घूम घूम के। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्वाड्रुपोल का मतलब आप क्या समझते हो, क्वाड मतलब होता है चार, चार बोतल के बारे में बात नहीं करेंगे। क्वाड का मतलब क्या है, चार हम कह सकते हैं रॉड का इस्तेमाल करना है हमें। एक दो तीन चार, चार रॉड्स हैं जो पैरेलल लगी हैं, चार रॉड हैं जो पैरेलल लगी होती है। एक के ऊपर हम कह सकते हैं कि AC यानी अल्टरनेट करंट होगा, एक के ऊपर DC यानी हम कह सकते हैं डायरेक्ट करंट होगा। सेम बात यहाँ पर भी लगेगी, यहाँ पर हम कह सकते हैं AC करंट, यहाँ पे DC करंट होता है। तो इससे होगा क्या, AC DC करंट को इस तरह से अरेंजमेंट देने से होता क्या है, इसके अंदर एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब इस फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पेसिफिक M अपॉन जेड वैल्यू वाला, एक फिक्स यानी एक स्पेसिफिक M अपॉन जेड वैल्यू वाला ही कोई आयन होगा जो ऑसिलेट होते हुए निकल पाएगा। मतलब अंदर घुसा है तो बाहर निकलने वाला एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल ही होगा जो निकल पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, बोलो नहीं आई। आप कहेंगे नहीं दिवाकर आ गई हमें समझ में, नहीं आई तो एक बार और सुनो। मैंने ये कहा कि M अपॉन जेड की वैल्यू अगर जिसकी फिक्स होगी, एक स्पेसिफिक M अपॉन जेड वैल्यू वाला ही आयन ही है जो इसके बीच में ऑसिलेट करते हुए बाहर निकल पाएगा। बाकियों का क्या होगा दिवाकर, बाकी लोग जो है वो भटक जाएंगे रास्ता। अच्छा, जैसे कि कुछ बच्चे भटक जाते हैं, है ना, तो वही वाली बात है, कुछ लोग जो है इधर ऊपर निकल जाएंगे, कुछ नीचे निकल जाएंगे, लेकिन अपना पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो स्पेसिफिक M अपॉन जेड वाले लोग ही ऐसा कर पाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि जो हमने वोल्टेज दे रखा है बाहर से, उस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर कुछ पर्टिकुलर लोग ही इस रास्ते को पार कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लो मैं कहूँ कि M अपॉन जेड की वैल्यू जो है कुल मिला के इसका जजमेंट जो है किसके, हमारे वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो एक अलग M अपॉन जेड वाले लोग बाहर निकल पाएंगे, कम कर रहे हैं तो एक अलग M अपॉन जेड वाले निकल पाएंगे। तो यही तो है किसके क्या हमने समझा क्वाड्रुपोल
सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली टेक्निक है, मास एनालाइजर में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। इसमें होता क्या है, 4 पैरेलल रॉड हैं जो फिक्स की गई है डीसी और अल्टरनेटिंग आरएफ। आरएफ मतलब क्या है सर, रिटेंशन फैक्टर होता है, हमने पहले पढ़ा है। अरे नहीं भाई, हो गया। अभी हम रेडियो फैक्टर, रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है यहाँ पे। रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट दे रखे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो पोटेंशियल दे रहे हैं उससे होगा क्या, अब इसके बीच में है ना, ये जो हमारी 4 रॉड्स हैं उनके बीच में एक स्पेसिफिक, जैसे ये नीली लाइन, ब्लू लाइन बता रही है कि रास्ता भटक गया, लेकिन ऑरेंज वाला ही पार कर पाया, है ना। तो इस चीज को ही हमने क्या कहा है, क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा है। थोड़ा वक्त और बिताओ इसके साथ, है ना। क्यों? क्योंकि आप, ये एनिमेशन है, क्योंकि ये एक एनिमेशन है जो मैं तस्वीर के रूप में आपको समझा रहा था। लेट्स से आपको ये दिखा देते हैं, है ना। देखो, कुछ ब्लू लाइन वाले लोग ही स्पेसिफिक एक रास्ते को पार कर पा रहे हैं, देख पा रहे हो। अगर कोई और होगा तो उसका क्या होगा, है ना, वो भी मेरे ख्याल से और आएगी। देखो, ऑरेंज लाइन वाले लोग भटक गए, डिफ्लेक्ट हो गए, वो रास्ता पार नहीं कर पाए। तो आप कहेंगे, तो अगर बात समझ में आ गई हमारे, है ना, क्या समझ में आ गई कि अगर स्पेसिफिक एम अपॉन जेड वैल्यू वाले लोग देखोगे तो वही लोग एक तरह से इस रास्ते को पार कर सकते हैं। तो आपने एक तरह का फिल्टर लगा दिया कि कुछ लोग ही इस रास्ते को पार कर सकते हैं, है ना। तो आयन ऑफ ओनली अ सिंगल एम अपॉन जेड वैल्यू विल ट्रांसवर्स द एंटायर लेंथ ऑफ द फिल्टर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, सबका अपना एक अलग ग्राफ बनता है ना, अलग अलग एम मास के अलग अलग ग्राफ बनते हैं, डीसी और आरएफ में नहीं, एसी डीसी के बीच में। इन ग्राफ्स को हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म में बदला जाता है। इसकी स्कैनिंग, इस बोलते हैं इस प्रोसेस को स्कैनिंग, है ना। स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग करते हुए इसके एम अपॉन जेड ग्राफ बनाए जाते हैं। एम अपॉन जेड ग्राफ का मतलब समझे आप, ये तो सिग्नल और टाइम का ग्राफ है, इसको और आगे कन्वर्ट कर देंगे एम अपॉन जेड वाले ग्राफ के अंदर। ये भी अलग टेक्निक्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स हैं, जिससे हम इनको अलग बदलते हैं। क्या आपको समझ में आ गया क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बेशक वीडियो लेंदी है, लेकिन अगर आप ऐसे टुकड़ों में भी कंज्यूम करो ना, एक बार आयनाइजेशन को पढ़ लिया तो उसको रिवाइज कर लो, मास एनालाइजर मेरा सुन लिया तो एक बार वापस थोड़ा सुन लो, एनालाइज वापस रिवाइज कर लो। ये चीजें एड एड एडेड 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 होते होते बैठ जाएंगे दिमाग में। कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ पीबीसीडी बता रहा हूँ, तो आ जाएगी समझ में बात, है ना। अब बात आती है किसके ऊपर, नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है फोरियर ट्रांसफॉर्म आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप कहेंगे कि दिवाकर इतना बड़ा तो नाम है, अब इसको समझना और है क्या? बिल्कुल। देखो, फोरियर यहाँ पे मुझे लगता है एक साइंटिस्ट का नाम है, हाँ, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है, जो कि अभी मैं बताया था ना आपको कि ग्राफ में बदलना। अभी हमारे को जो भी चीजें मिलेंगी यहाँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मिलेंगी, है ना। उन फ्रीक्वेंसीज को हमें कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, एम अपॉन जेड ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर हो गया एक तरह का, ये तो उसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसमें आयंस होंगे जो साइक्लोट्रॉन के ऊपर, ये क्या वाला है, साइक्लोट्रॉन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है तुमने, है ना, 12वीं क्लास के अंदर कभी फिजिक्स की किताब अगर ठीक से पढ़ी हो तो वहां साइक्लोट्रॉन आता था। साइक्लोट्रॉन में ऐसा करते थे हम, ऐसे डी दो स्लिट्स होती थी, उन स्लिट्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजते थे, और वो मोशन करते 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 बहुत स्पीड पकड़ के बाहर निकल जाता था। नहीं पता, कोई बात नहीं, आग लगाओ उसको। 12वीं के आप कहेंगे हमें कल पढ़ा हुआ याद नहीं है, 12वीं की बात बाद में आएगी। तो साइक्लोट्रॉन का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर किसी इलेक्ट्रॉन को मोशन कराना, स्पीड में मोशन कराना, है ना। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि उसके पास जो हम डिटेक्टर लगाएंगे वो उसकी मोशन को ट्रेस कर लेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से घुमाओगे तो उसके पास जो डिटेक्टर लगा होगा वो उसके मोशन को देख पाएगा, और उससे आपको क्या देगा, एक सिग्नल्स देगा, और उन सिग्नल्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एम अपॉन जेड की वैल्यू निकाल पाते हो। देखो, इस तरह से होता है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म रेजोनेंस एम एस, है ना। देखो यहाँ सामने से दिख रहा है, 3D व्यू दिखाया आपको, ये 4 प्लेटें लगी। अच्छा, 4 प्लेटें तो क्वाड्रुपोल में भी थी, वो पोल थे दोस्त, ये प्लेट्स हैं, डिफरेंट है ना। तो क्या है, इसमें 2 तो होती है डिटेक्टर प्लेट, और 2 होती है हमारी एक्साइटेशन प्लेट। डिटेक्टर प्लेट और एक्साइटेशन प्लेट, थोड़ा सा वक्त दो, आ जाएगी बात समझ में, कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि बस मॉलिक्यूल है, हमारा सैंपल है, वो सैंपल क्या होता है, चक्कर खाएगा। किसके कारण, क्योंकि हमने यहाँ एक्साइटेशन प्लेट दी है। एक्साइटेशन प्लेट इसको एक ऐसी एनर्जी दे देगी कि ये एक्साइट होंगे और घूमने लगेंगे, और घूमेंगे, इस तरह की एनर्जी मिली है कि ये मोशन करने लगेंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये मोशन से होगा क्या, ये जो हमारे डिटेक्टर प्लेट्स हैं इनके अंदर करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, हमारी जो एक्साइटेशन प्लेट है उसको करंट हमारे बाहर से दे रहे हैं, आरएफ यानी अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं एक तरह से, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, इससे ये चक्कर कर रहा है। और ये चक्कर खाने के बाद हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, डिटेक्टर प्लेट के ऊपर जो करंट मिलेगा उसको हम आगे
वोल्टेज में बदल देंगे, उसके ग्राफ देखेंगे और उनके ग्राफ से हम समझ पाएंगे कि कैसे काम करते हैं, मतलब किसका मास टू चार्ज रेशो क्या है। क्या बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी तो आई है, लेकिन पूरी पूरी तो नहीं आई। हाँ, कोई बात नहीं है ना। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं एक एनिमेशन की तरह, देखिए एनिमेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करिए क्या बता रहा है। देखो ये बीच में हमारे, जैसा कि देख सकते हैं ये सैंपल है। अब सैंपल को क्या मिल रही है, एक्साइटेशन के कारण एनर्जी देने वाले हैं हम। दो भाई एनर्जी दो, है ना, हम भी वेट कर रहे हैं हम सब लोग। तो ये देखिए अब इसको ये, हाँ देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी से उन्होंने एनर्जी दी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से एनर्जी मिलने से हुआ क्या, सब लोग अपने अपने मास के हिसाब से मोशन दिखाएंगे, है ना। जो मोटू होगा वो थोड़ा धीमे दौड़ेगा और जो हल्का होगा वो तेज दौड़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पाथ पे ये मोशन करने लगेंगे, है ना, घूमने लगेंगे। तो इससे हो क्या रहा है, एक्साइट हो गए हैं ये लोग, एक्साइट होके क्या करने लगे हैं, घूमने लगे हैं। देख पा रहे हो, ये घूम के घूम के घूम के घूम के होगा क्या, अब ये डिटेक्टर प्लेट इसको देखेगी। डिटेक्टर प्लेट ऐसी प्लेट है जो इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस होने से क्या होगा, करंट को ऑब्जर्व कर पाएगी, और इंड्यूस होने से फिर बाद में करंट जो है वो बाहर की तरफ आएगा, और वो बाहर आने से होगा क्या, हम देख सकते हैं कि ये, जैसा कि आप देख सकते हो ग्राफ बनते हुए नजर आएंगे। सबके ग्राफ अलग होंगे, मोटू का ग्राफ अलग होगा, छोटू का ग्राफ अलग होगा, और वो ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेंगे हम, तो उससे हम क्या कहेंगे, एनालिसिस कहेंगे। तो इसे तो कहते हैं मास एनालाइजर, यानी ये हो गया हमारा पार्ट रिलेटेड टू द फोरियर ट्रांसफॉर्मर, है ना। अब इसको भी, ये जो आपको फ्रीक्वेंसीज मिली है इसको आप फोरियर ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा फोरियर ट्रांसफॉर्मर, ये फ्रीक्वेंसीज ऐसी मिलती है हमें, इसको फोरियर ट्रांसफॉर्मर से इसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को फिर बाद में हमें मास स्पेक्ट्रम में बदलना होता है। तो ये है एक पार्ट रिलेटेड टू द FTCIRMS। आया एग्जाम में क्या है, ICAR के एग्जाम में प्रीवियस ईयर सवालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों थोड़ा सा फोकस करिए, ICAR के, JRF के या SRF के आई थिंक एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बताओ इन FTIR, है ना, इंफ्रा, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड हो सकता है ये स्पेक्ट्रम, है ना, ये तो चलो डिफरेंट टेक्निक होगी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है उसमें सेकेंडरी अमाइन, अब FT है तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि यहाँ जो होते हैं हाउ मेनी बैंड्स, कितने बैंड्स बनते हैं, चलो ये तो डिफरेंट टेक्निक से रिलेटेड है, FT दिखा इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब लग रहा है ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, पर खैर चलो, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अलग साइंस है, उसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होगी उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ कि भाई सेकेंडरी अमीन का क्या, कितने बैंड होंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में याद रख लेना कि सेकेंडरी अमाइन के एक ही बैंड होगा। क्यों ऐसे याद रखना, प्राइमरी मतलब क्या होगा, जिसमें RNH2 इस तरह से होगा, दो NH के बॉन्ड होंगे तो दो बैंड बनेंगे। अगर एक बैंड बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 डिग्री बोल दिया आपने, 2 डिग्री ऐसा होता है, 2 डिग्री अमीन ऐसा होगा, दो दो R होंगे इसमें, तो एक ही NH बना, एक ही NH होगा तो वन बैंड होगा। अगर आप कहेंगे टर्शरी है, मतलब 3 R लगे हुए हैं N के ऊपर, है ना, तो हाइड्रोजन की जगह ही नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई भी, हम कह सकते हैं, बैंड नहीं बनेगा। तो एक नोट पॉइंट के रूप में याद रख लेना कि अच्छा एक ऐसा भी कुछ है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन है जो ICAR में आया हुआ है, तो इसलिए हमने उसे रख दिया। अब बात आ रही है ऑर्बिट ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। ऑर्बिट ट्रैप, ऑर्बिट ट्रैप का मतलब क्या है, ऑर्बिट में जो ट्रैप है, क्या बात है मतलब एक तरह का हम देख सकते हैं ऐसा स्पिंडल है हमारे पास, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे आयंस होंगे, है ना, और इसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चार्ज रखने वाले आयंस को हम इसके ऊपर ट्रैप करेंगे, यानी इसके ऊपर मोशन करवाएंगे। क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप, ऑर्बिट ट्रैप इज एन आयन ट्रैप मास एनालाइजर कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर बैरल लाइक इलेक्ट्रोड, है ना, एक बैरल लाइक इलेक्ट्रोड है, और एन कोएक्सियल इनर स्पिंडल लाइक इलेक्ट्रोड। स्पिंडल मतलब समझते हैं, स्पिंडल तंतु पढ़े हैं आपने, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होता है इसको स्पिंडल बोलते हैं, तो ये स्पिंडल स्ट्रक्चर है। तो स्पिंडल स्ट्रक्चर के अंदर अलग चार्ज होता है, बाहर जो चीज इसके ऊपर मोशन करेगी उसके ऊपर अलग चार्ज होता है, और उसके मोशन के कारण हमारे डिटेक्टर के ऊपर पल्सेस क्रिएट होंगी, या हमारे कह सकते हैं सिग्नल क्रिएट होंगे, और उन सिग्नल्स को हम आगे स्टडी करेंगे। तो वही क्या है, ऑर्बिट रैप मास एनालाइजर है ना। ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं बताया मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या बताई, सरफेस की बातें बताई। ये भी ऑर्बिट रैप का नाम के ऊपर ही मैंने आपको कुछ बोल के बता दिया, यही तो क्या था, मास एनालाइजर का हिस्सा था। तो समझ आई आपको बात, ये थे हमारे मास एनालाइजर, ये थे हमारे आयन सोर्सेस। अब थोड़ा सा 5 मिनट और रुकिए, हम बात कर लेते हैं डिटेक्टर की। 5 मिनट में हो जाएगा क्या, लग रहा है हो तो जाएगा, है ना, पर कोशिश करते हैं। देखो क्या है मास डिटेक्टर्स, तो डिटेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जो डिटेक्ट करके बताएगा। आपने अब तक मास अपॉन चार्ज के बारे में बात कर दी है, मास अपॉन चार्ज के बिहाफ पे आयंस को आपने डिफरेंशिएट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब उनका
उनको डिटेक्ट करना, उनके मान लेते हैं उनके ग्राफ बनाने का जो हम पार्ट देख रहे थे, उनका ग्राफ बनाना, उनके एम अपॉन जेड वैल्यू सिग्नलिंग वगैरह, वो मुझे लगता है डिटेक्ट करना, उनके नंबर ऑफ, उनके नंबर्स देखना कि भाई कोई पर्टिकुलर एम अपॉन जेड वाले लोग कितने नंबर में है ना, कोई दूसरे एम अपॉन जेड वाले लोग किस नंबर में है ना। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि एक एम अपॉन जेड की वैल्यू लेट्स से अगर कहूँ 5 है, तो ये 5 वाले कितने लोग हैं, हाउ मेनी एटम्स वर देयर व्हिच वर हैविंग m अपॉन z वैल्यू ऑफ 5, है ना। तो इस चीज को हम कह सकते हैं, ये जजमेंट मुझे लगता है डिटेक्टर करते हैं, ये डिटेक्टर का काम है। अब इसके अलग अलग टाइप हैं, एटलीस्ट टाइप तो पता हो कि वही फैराडे कप होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन एंड फोटो मल्टीप्लायर, एक होता है एमसीपी, यानी इसको हम बोलते हैं मल्टी चैनल प्लेट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टी चैनल प्लेट्स, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं, इनका इस्तेमाल हो सकता है। एरे डिटेक्टर्स होते हैं, और साथ में आईसीआर जिसकी हमने बात करी, आयन साइक्लोन रेजिस्टर्स, और साथ में ऑर्बिटर को यूज करते हुए भी डिटेक्टर बनाए जाते हैं। चलो खैर, तो अब ये समझें कि ये फैराडे कप क्या है। 2 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ फैराडे कप आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। फैराडे नाम का आदमी था, वो जिसमें चाय पीता था, उसको फैराडे कप कहते थे। अरे नहीं रे भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं था। तो क्या था सर, फैराडे कप का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, एक ओपन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम आयंस को छोड़ेंगे, ये आयंस जो है वो हिट करेंगे किसकी, वॉल के ऊपर जाकर, है ना। तो आयंस जहां पे जाकर टच करेंगे तो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड, हाँ हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा फैराडे कप है, ये ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, हमें पता है इसका वोल्टेज क्या है ना, इसका वोल्टेज हमें पता है। अब इसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे ना, वही हमें जज करने हैं कि भाई हमने आयन की बीम दी, तो उससे हमारे इस वॉल पे आयन जो टकराए, उनके टकराने से क्या वोल्टेज में चेंज आया, क्या चेंज आया, वही हमारा फैराडे कप बताता है ना। और हम देख सकते हैं कि आयन हिट द वॉल, हाँ आयन जो है वॉल को हिट करते हैं, करंट इंड्यूस होता है, और उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, समझ सकते हैं कैसे। तो उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं दोस्तों। आप कहेंगे कि अरे नहीं जानना है यार, छोड़ दो, हमें खत्म कर दो वीडियो को, है ना, ऐसा ऐसे विचार आ रहे होंगे आपके दिमाग में। थोड़ा सा वक्त और दो मुझे। अगर अब तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं मान लूंगा कि भाई, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डेडिकेटेड हैं आप, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो को अब तक तो छोड़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो मतलब आप ज़िल रखते हैं कुछ अच्छा अचीव करने की। चलो, अच्छी बात है ये, है ना। तो आप कहेंगे आपको तो व्यू मिल रहा है इसलिए मीठा-मीठा बोल रहे हो। अरे नहीं भाई, सच में। देखो क्या है, आयन हमने जो बाहर से भेजा, लेट्स से अगर वो पॉजिटिव आयन था, तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, यहाँ के जो हमारे फैराडे कप था उसका इलेक्ट्रॉन खाएगा। इलेक्ट्रॉन खाएगा ना, मतलब क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उसको, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से करंट चेंज होगा, करंट का फ्लो चेंज होगा। ये एक तरह की क्या हो गया, पॉजिटिव आयन की बात होगी। लेकिन मैं अगर कहूँ नेगेटिव आयन आया तो, है ना, जैसे पॉजिटिव आयन की बात हुई, जैसे कि पॉजिटिव आयन इसको न्यूट्रल कर रहा है, तो करंट में चेंज आ रहा है, और उससे हम नंबर ऑफ आयंस को जज कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव आयन हो, तो जो चांसेस कम नहीं होता है, ज़्यादातर हम जो भी आयन बना रहे हैं वो पॉजिटिव आयन वाले ही होते हैं। लेकिन जस्ट से कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कोई नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, तो वो उसको रिपेल करेंगे भाई, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो करंट में चेंज आएगा, और चेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे किसके थ्रू, फैराडे कप के थ्रू। तो ये है एक तरह का डिटेक्टर जिसको हम बोलते हैं फैराडे कप। क्या कुछ समझ में आया, फैराडे कप की कहानी क्या है? मुझे पॉज करके एक बार ऐसे रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है, यही बताया है कि किस तरह से मैंने आपको जो बातें बताई, है ना, वो हिट कर रही हैं, और किस तरह से उसमें करंट में चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ एटम जो, या नंबर ऑफ आयंस जो हिट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, और उससे करंट में क्या फ्लो में चेंज आ रहा है, उसको रिलेशन बताता है ये हमारा फैराडे कप। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक और टाइप बनता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। आप कहेंगे माफ करो, आपका मल्टीप्लायर आपको मुबारक, हम जा रहे हैं वीडियो छोड़कर, तो जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सुनने में रुक रहे हो तो सुन लो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर का मतलब यही है। ये भी फैराडे कप का ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा और एडवांस हो जा रहा है इसमें। यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कैसे, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनोड्स लगा देते हैं। डायनोड्स, डायनोड्स ऐसा मान लीजिए, स्पेलिंग क्या थी डायनोड्स की, डायनोड्स, है ना, स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ करें। डायनोड्स का मतलब क्या हुआ, ये डायनोड्स जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिट होगा, इससे ये और इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा, एक दो, या मान लेते हैं एक ने 2 इलेक्ट्रॉन बनवा दिए, 2 से ये 4 बन गए, 4 से ये 8 बन गए, 8 से 16 बन गए, 16, ऐसे मान लो स्क्वायर होते जा रहे हैं। मैथ्स भले जो भी हो, लेकिन मतलब ये है मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मतलब उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जो सिग्नल बहुत छोटू सा था, वो सिग्नल बहुत हाई होके बाहर आ सकता है ना, तो हाई होके आ सकता है, इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। अच्छा दिवाकर, समझ में तो आई है थोड़ी थोड़ी सी बात, लेकिन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर भी 2 तरह के होते हैं। आप कहेंगे ये तो चीटिंग है भाई,
है ना। हम आपको एक मल्टीप्लायर आपका सुनने में मौत आ रही है हमारे को, आप कह रहे हैं कि ये और भी एक और तरह का होता है, मतलब 2 तरह के होते हैं। हाँ, हाँ। एक जैसा कि जाना डिस्क्रीट, मतलब अलग-अलग आपने डायनोड्स लगा रखे हैं तो उसको आप बोलोगे डिस्क्रीट डायनोड। क्या बोला मैंने? अलग-अलग तरह के डायनोड्स लगा रखे हैं, एक ये इस तरह से, उसको बोला डिस्क्रीट डायनोड। लेकिन अगर मैं एक उसके हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के अंदर उसे घुसा दूँ तो, हॉर्न मतलब समझते हैं ना, सींग जैसा, एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दूँ, उसको मैं बोलूँगा कंटीन्यूअस डायनोड। ठीक है, तो यही थे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन आएगा और वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा एक तरह से, है ना, बहुत ज़्यादा आराम से देखा जा सकता है। A Faraday cup uses one diode, as a result produces one level of signal amplification। लेकिन एम्पलीफिकेशन को और बढ़ाना हो तो आप इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर काम में ले सकते हैं। इसी तरह से होते हैं फोटोन मल्टीप्लायर। क्या होते हैं दोस्तों? फोटोन, फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना, एक तरह से जो लाइट इमिटिंग इमिशन से रिलेटेड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ईएमटी, जिसको पीएमटी बोला जाता है, फोटोन मल्टीप्लायर प्लेट, ऐसा कुछ नाम होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट भी ऐसा बोलते हैं। मल्टीप्लायर प्लेट का मतलब फोटॉन्स बहुत सारे निकलते हैं। कॉन्सेप्ट उसका भी यही है, कभी पढ़ने को मिले तो कंफ्यूज मत होना, वो भी यही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, वहाँ फोटॉन्स की बात हो रही है। फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो एनर्जी के पैकेट्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। वहाँ एक टर्म यूज करते हैं अपन, सेंटीलीटर। सेंटीलीटर का कॉन्सेप्ट हम रेडियोलॉजी के अंदर थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे कभी, लेकिन अभी हम ज़्यादा इसमें नहीं जाते। हाँ, तो वहाँ उस चीज़ से रिलेटेड बातें होती है। एक और है माइक्रो चैनल प्लेट, यानी इसके अंदर बहुत छोटे 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 माइक्रो चैनल्स बना दिए गए हैं। जो चीज़ आप पहले सिंगल रूप में कर रहे थे, उसको थोड़ा और एडवांस किया आपने, किस फॉर्म में? आपने समझा, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर के रूप में। अब जो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर में किया है, उसको और एडवांस करने के लिए, ऐसे मान लो माइक्रो चैनल बनाते हुए इस तरह की ये चीज़ करी है। हाँ, तो ये टक्कर खा के देखो, नंबर ऑफ वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस प्लेट के थ्रू। तो यही था दोस्तों, बस ABCD रिलेटेड टू द, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको ABCD बताई है। अगर कोई एक्सपर्ट है, अगर कोई मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर एक्सपर्ट है, वो मेरी बातें सुनेगा ना, तो वो उसको ऐसे लगेगा कि यार इस इंसान ने कितना बेसिक बताया है, इतना तो पता ही होता है, इतना तो बहुत ज़्यादा बेसिक बता दिया ये तो, है ना। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो, एज अ एक्सपर्ट आपको लगेगी तो बहुत ही सरफेस की बातें बताई हैं, लेकिन आईसीआर के एग्जाम को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ। आईसीआर के, जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी लेवल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ जिस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए वो सब चीज़ें मैंने यहाँ रखी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छे से समझिए, अपने तरफ से अपना जवाब कमेंट करके जाइए। अगर कुछ और होगा, है ना, मैं एक सही कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कमेंट कर दूंगा अपनी तरफ से भी, जो क्या आंसर सही होंगे वो। और कुछ सुझाव हो, कुछ बात बतानी हो, है ना, अब मैं कोशिश करूंगा एक स्क्रीनशॉट ऐसे भी आए जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़े हों, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ऊपर वीडियो नहीं बना रहा मैं स्पेशल, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो स्क्रीनशॉट्स को ऑब्जर्व करिएगा, उन स्क्रीनशॉट के जरिए आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये था आज का सेशन। आई होप दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू और मैं भी नहीं बोल पा रहा, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।